हमारे टॉपिक चल रहा है मुगल राजपूत संबंध। इसमें हम पहला जो भाग है वो देख चुके हैं, हमने पढ़ लिया है बाबर और हुमायूं के समय संबंध कैसे रहे। आज हम बात करेंगे अकबर के समय जो मुगल राजपूत संबंध है वो कैसे रहे। और यहाँ हम पहले बात कर चुके, जो क्वेश्चन है वो समझ आधारित क्वेश्चन आएगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए क्या है कि ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों पर समझ बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इस टॉपिक के चक्कर में क्या है, हम बिना मतलब की बहुत सारी बातें पढ़ते रहते हैं। वहाँ से क्वेश्चन ना तो आज से पहले आया है और ना आज के बाद आएगा, समझ वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो यहाँ यदि हम बात करें अकबर की, तो आप देखो कि अकबर के समय की जो पॉलिसी है, आप देखो पुस्तक है, उस पुस्तक को आप ध्यान रखोगे, रिफ्लेक्शंस ऑन अकबर्स राजपूत पॉलिसी। ये पुस्तक किसकी है, बताएगा कोई? किसी किताब है ये, रिफ्लेक्शंस ऑन अकबर्स राजपूत पॉलिसी। सोच लीजिए, दिमाग में किताब आ रही है क्या कि जो पहले है वो और भूल रहे हैं, जल्दी बताओ नाम कौन है इसका। तो आप देखो ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक है ये, ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक है, स्क्रीनशॉट ले लो, रिफ्लेक्शंस ऑन अकबर्स राजपूत पॉलिसी। ईश्वरी प्रसाद की किताब है ये। और इसी किताब के आधार पर हम अकबर के समय के जो राजपूत राज्य हैं उनसे इसका संबंध कैसे रहे उस पर हम बात करेंगे। तो अकबर के समय हम देखते हैं कि मुगल राजपूत संबंध कैसे रहे हैं, साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल, साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल, सुलह-कुल, वैवाहिक संबंध, स्वतंत्रता, साम्राज्य का अंग, समझौता व दमन। ये सारे टॉपिक है जो हमें देखना है मुगल राजपूत संबंध में। तो मुगल राजपूत संबंध में यदि आपके कभी कथन वगैरह पूछा जाए कि क्या मुगल राजपूत संबंध अकबर के समय उसके साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल थे क्या, बिल्कुल। अकबर की जो मुगल राजपूत पॉलिसी है वो किसके अनुकूल थी, अपनी साम्राज्यवादी नीति के क्या थी, अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अकबर जो है, अकबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक नहीं है। अकबर से पहले 2 शासक आ चुके थे। तो आप देखो अकबर के सामने ये एग्जाम्पल था कि बाबर और हुमायूं और इनसे पहले सल्तनत काल। तो बाबर हुमायूं से पहले जो सल्तनत काल के एग्जाम्पल हैं, बाबर के एग्जाम्पल है, हुमायूं के समय के जो एग्जाम्पल है, वो अकबर देखता है। और अकबर देखता है कि भाई राजपूतों से शत्रुता का जो भाव है वो रखा गया, या राजपूतों से संघर्ष की जो नीति है वो अपनाएगी, या राजपूतों के प्रति धार्मिक कट्टरता की जो नीति है वो जब अपनाई गई है, तो एक हम यहाँ एक संतुलन और लिख देते हैं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो राजपूतों के विरुद्ध जब ये नीतियाँ अपनाई गई है तो वो जो साम्राज्य हैं वो साम्राज्य ज़्यादा लंबे नहीं रहे हैं। आप देखो कि जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेकर के 1526 तक तो रही, लेकिन आप देखो कितने वंश आए, कितने चले गए, है ना। तो अकबर के सामने एग्जाम्पल था कि भाई इनकी जो राजपूत पॉलिसी है या हिंदुओं के प्रति जो नीति है वो ठीक नहीं थी। इसी कारण बार बार क्या बदल रहा है, वंश बदल रहा है। और बाबर और हुमायूं जो हैं वो भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और हुमायूं को लंबे समय तक निर्वासन भोगना पड़ा। तब इसके सामने ये एग्जाम्पल था कि भाई हमें ये जो नीति है ये नीति हमें छोड़नी है, और ये नीति जब हम छोड़ेंगे तभी हम हमारे साम्राज्य को क्या दे सकते हैं, स्थायित्व दे सकते हैं। हमारे साम्राज्य को क्या है, हम स्थायित्व दे सकते हैं, और हम क्या स्थापित कर सकते हैं, संतुलन स्थापित कर सकते हैं। किसके विरुद्ध? मिर्जाओं के विरुद्ध। जो मिर्जा अक्सर
शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे, तो इन मिर्जाओं के विरुद्ध संतुलन स्थापित किया जा सकता है, साम्राज्य को स्थायित्व दिया जा सकता है और साम्राज्य का क्या है, विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, इसके लिए हमें राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने की क्या है, आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो भाव है वो क्या है, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये नीति रही है मुगल राजपूत संबंधों के पीछे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि अकबर की जो मुगल राजपूत संबंधों की जो पॉलिसी है, जिसके बारे में हमें जानकारी देते हैं ईश्वरी प्रसाद, वो क्या है, साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल है। वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाह रहा है, विस्तार करना चाह रहा है। दूसरा, अब देखो सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की जो नीति है, इसका मतलब होता है सर्वधर्म संभाव, या सभी धर्मों के साथ उचित व्यवहार करना, या सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। ये ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि ये खुद को एक राष्ट्रीय या स्थानीय, आप देखो कि ये दोनों जो शब्द हैं, आप देखें भी खुद को ये राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करना चाह रहा है। अकबर ये चाहता है कि भाई पूरे जो भारत के जो लोग हैं वो मुझे क्या करें, अपना शासक स्वीकार करें, या जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, जो मुगलों को क्या समझते हैं, विदेशी समझते थे, मुगलों को विदेशी समझते थे, ये स्थानीय शासक भी मुझे अपना सम्राट माने। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, शासक वर्ग तो सीमित था। तो इसके मन में ये आकांक्षा थी कि भाई मेरे को सभी लोग अपना शासक स्वीकार करें और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मुझे अपना शासक स्वीकार करें। इसके लिए हम देखते हैं सुलह कुल की नीति रही, और सुलह कुल की जो नीति है उसी से निकलती है इसकी मुगल राजपूत पॉलिसी, ताकि राजपूतों या हिंदुओं, क्योंकि उत्तर भारत में हिंदुओं का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे, राजपूत ही कर रहे थे। तो जो सुलह कुल की जो नीति है वो भी मुगल राजपूत संबंधों को अच्छा करने में सहायक रही है। फिर आप देखो वैवाहिक संबंध। अब वैवाहिक संबंधों की जब हम बात करें तो आप देखो कि वैवाहिक संबंध जो है, इसका जो ऑफर है, इसका ऑफर राजपूतों की तरफ से आ गया। वैवाहिक संबंध की यदि हम देखें विशेषताएं, तो आप देखो कि पहली बात तो ये थी कि ये जो वैवाहिक संबंध है, इसका प्रस्ताव किसकी तरफ से आया, राजपूतों की तरफ से। ठीक है, हम सारे जानते हैं कि वो जो प्रस्ताव है वो आया 1562 में, और ये प्रश्न भी पूछा गया है आरपीसी के अंदर कि 1562 में जब अकबर अजमेर यात्रा के लिए आता है, तो आप देखो कि अजमेर यात्रा के लिए जब जा रहा है ये, तो उस समय हम देखते हैं कि आमेर का शासक है भारमल। आमेर का शासक भारमल जो है वो अकबर से निवेदन करता है कि भाई आप मेरी पुत्री से विवाह करें। तो अकबर उस समय यात्रा के लिए जा रहा था, तो उसने कहा हम लौटते समय इस बात पर विचार करेंगे। तो जब अकबर अजमेर यात्रा से वापस जब लौटता है, तब सांभर जो स्थान है, सांभर के अंदर हम देखते हैं कि भारमल अपनी पुत्री हरखाबाई या योद्धाबाई, हरखाबाई या योद्धाबाई या हीरा कंवर या शाही कंवर या मरियम उज्जमानी ये सारे हमें नाम इनके मिलते हैं। ठीक है, तो भारमल जो है, भारमल ने ये विवाह क्यों किया, है ना। तो हम देखते हैं कि उस समय मेवात जो है पास ही था आमेर के। मेवात का शासक हुआ करता था सरफुद्दीन ये मुगल गवर्नर था, और ये अक्सर आमेर पर आक्रमण कर दिया करता था। तो इस आक्रमण से बचने के लिए जो भारमल है, पहले तो मिला अकबर से, कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली की ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग करवाई थी किसने, मजनू खान ने। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जो मीटिंग है, इस मीटिंग ने भारमल
को एक अवसर दिया था अकबर के नज़दीक जाने का। यूँ कहा जाता है भाई कोई हाथी है, कोई पागल हो जाता है, उसमें सारे जब लोग भाग जाते हैं तब जो भारमल है, भारमल मदद करता है किसकी? अकबर की। एक तो ये बात रही। फिर जो सांगानेर के आसपास इसकी एक और मीटिंग करवाई जाती है। सांगानेर के आसपास जो मीटिंग है वो मीटिंग करवाई थी चगताई खां ने। चगताई खां जो है वो इसकी सांगानेर के आसपास मीटिंग करवाता है ना। और उसी मीटिंग में हम देखते हैं कि भारमल जो है अकबर से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखता है। अब आप देखो कि ये जो घटना है, इस घटना को हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो कि हम देखते हैं कि इस घटना को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आप देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने भी इसी प्रकार का एक राजनीतिक विवाह किया था। आप लोगों को याद होगा हेलना। इसी प्रकार का जो विवाह है भारमल से भी पहले हम देखते हैं कौन कर चुका है? मालदेव। मारवाड़ का शासक मालदेव जो है उन्होंने भी इस्लाम शाह के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी लड़की का विवाह उनके साथ किया था। तो ये एक राजनीतिक घटना है और इसे हमें राजनीतिक रूप से ही देखना चाहिए। तो आप देखो कि ये जो विवाह है ये विवाह हो गया और अकबर जब अपनी यात्रा से लौट रहा था तो उसके बाद ही विवाह हुआ। और इस विवाह के बाद हम देखते हैं कि आमेर जो है, आमेर को मुगल दरबार में स्थान मिला और जो भारमल है, भारमल को अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की इसे उपाधि दी गई। और आप देखो कि जो अकबर है, अकबर भारमल पर इतना विश्वास करता है कि जब भी वो राजधानी से बाहर किसी अभियान पर जाता है तो भारमल के देख रेख में या भारमल की सुरक्षा में अपने परिवार को छोड़ करके जा रहा है। तो अब आप देखें कि पहले हमने देखा हुमायूं और जो आपके बाबर है, उन्होंने राजपूतों पे क्या किया? अविश्वास किया, संदेह किया, शत्रुता का भाव रखा और वो इतने कम समय में निपट गए। लेकिन यहाँ आप देखो कि राजपूत के ऊपर अकबर जो है वो कितना विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजपूतों का ये जातीय गुण था उस समय कि वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं ये, कि भाई जान जाए पर वचन ना जाए। तो इस प्रकार की परंपराओं के कारण जो अकबर है, अकबर राजपूतों पर विश्वास करता है। फिर ये जो वैवाहिक संबंध थे, वैवाहिक संबंधों में हम देखते हैं कि दबाव नहीं था। दबाव इसके द्वारा डाला नहीं जाता था किसी के ऊपर कि भाई कहीं ज़बरदस्ती वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं किए गए थे। और इसके अलावा और यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध और भी जो शासक हैं उनके द्वारा किए गए, जैसे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक रहे हैं। इन्होंने भी अपनी लड़की जगत गुसाई, और ये जो जगत गुसाई है इसी को ही जाना जाता है किस नाम से? जोधपुर की होने के कारण इन्हें जोधाबाई कहा जाता है। ठीक है। और जगत गुसाई या जोधाबाई का जो विवाह है वो हुआ था सलीम के साथ, और यही सलीम आगे चल करके जाना जाता है जहांगीर के नाम से। इसी प्रकार के विवाह जैसलमेर के जो भाटी हैं उनके द्वारा भी, और बीकानेर के जो राठौड़ हैं इनके द्वारा भी इस प्रकार के जो वैवाहिक संबंध है वो मुगलों के द्वारा स्थापित किए गए थे। क्यों? क्योंकि आप देखो उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और राजपूत जो थे, राजपूत भी सुरक्षा चाह रहे थे, क्योंकि बार बार दिल्ली की तरफ से क्या होते थे? आक्रमण होते थे। तो उन आक्रमणों से बचने के लिए या अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के जो राजनीतिक विवाह हैं वो किए गए। और ये जो राजनीतिक विवाह है हम देखते हैं कि इनसे पहले भी हुए हैं, इनके बाद भी हुए हैं, अभी भी हम देख रहे हैं इस प्रकार के विवाह होते रहे हैं। लेकिन विवाहों की खास बात क्या थी कि दबाव वगैरह डाल करके विवाह नहीं किए जाते थे। ठीक है। फिर एक और हम देखते हैं विवाह मानीबाई या मानबाई, मानबाई या सुल्ताना बेगम। मानबाई या सुल्ताना बेगम जो है ये पुत्री है किसकी? भगवान दास, मान सिंह की बहन है, और इनका जो विवाह है वो भी किससे हुआ है? सलीम से। और यही सलीम
आगे चल करके जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध भी अकबर के समय मुगल राजपूत पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन खास बात दबाव डाल करके विवाह नहीं किए जाते थे, स्वेच्छा से ही वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए जाते थे। फिर हम देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे कि जो भी राज्य वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित कर लेते थे तो आप देखो कि इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। किस रूप में? धार्मिक रूप से। पहले हम देखते हैं या पहले या बाद के जो विवाह है हम उनमें देखते हैं कि भाई जिससे भी विवाह हो रहा है तो उनको मजबूर किया जाता था कि विवाह तभी स्थापित किए जाएंगे जब क्या हो कि भाई इनको इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन अकबर के समय इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी कि वो अपने धर्म में रहते हुए भी क्या है वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। तो एक इनको क्या रही? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई। राजनीतिक स्वतंत्रता किस प्रकार से कि जो भी राज्य वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है या अधीनता स्वीकार कर रहा है उनको इनका जो राज्य है राज्य इनसे छीना नहीं जाता था, राज्य इनको लौटा दिया जाता था। वही राजा वहीं रह करके ही क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, लेकिन वो स्वयं को अभिन्न अंग मानता था। किसका? मुगल साम्राज्य का। राज्य वापस लौटा दिया और दरबार में बड़ा मनसब भी दिया है, लेकिन उसका राज्य छीना नहीं गया है। लेकिन वो जो राज्य है वो राज्य अंग है किसका? मुगल साम्राज्य का ही वो अंग माना जाता था। आपको कोई याद आता है क्या? किस राज्य को छीना है क्या? दिमाग पे जोर लगाओ, ब्रिटानिया खाया करो, दिमाग की बत्ती जलेगी। एकमात्र ऐसा राज्य है आप लोगों के दिमाग में आएगा मेवाड़। मेवाड़ गलत है, ठीक है। गोंडवाना, गोंडवाना ही एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसको अकबर के द्वारा अपने राज्य में शामिल किया गया था। इसके अलावा अकबर ने किसी भी राजपूत राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं किया था, ठीक है। फिर जो हम देखते हैं एकमात्र क्या रहा है? गोंडवाना रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये खुद को क्या मानते थे? साम्राज्य का अंग ही मानते थे। एक इसकी राजपूत जो पॉलिसी है उसमें क्या रहे हैं? दुर्ग भी रहे हैं। दुर्ग किस प्रकार से कि जो है अकबर ने राजपूतों के लगभग सभी दुर्गों पर क्या है? अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो क्यों? क्योंकि दुर्गों का क्या था? सामरिक महत्व था, और सामरिक महत्व के कारण जो भी उस समय के प्रमुख जो दुर्ग थे उन दुर्गों पर अकबर के द्वारा अधिकार किया गया था। ये भी आप इसकी राजपूत पॉलिसी में ध्यान रखोगे। फिर एक जो बात है वो है समझौता और दमन की नीति। समझौते और दमन की नीति किस प्रकार से? स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई साथ साथ। समझौते और दमन की जब बात करें तो आप देखो कि अकबर ने क्या किया कि जिन राज्यों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया उनसे तो इसने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। समझौता व दमन। तो जिन रियासतों ने या जिन राज्यों ने अकबर से समझौता कर लिया उनको तो क्या है? इसने क्या दिए? पद वगैरह दिए, ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित किए, पद वगैरह दे रहा है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इन राज्यों को इन्होंने क्या दी है? सुरक्षा दी है। लेकिन जिन राज्यों ने विरोध किया, जिन राज्यों ने विरोध किया है उनका इन्होंने क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से जो राज्य है वो शामिल है। तो आप देखो कि दमन की जब हम बात करें तो हम देखते हैं एक तो 1562 की हम बात करते हैं। 1562 में क्या रहा? एक अभियान रहा इसका मेड़ता का। 1562 में मेड़ता का अभियान किया, और मेड़ता में उस समय जो शासक है वो हुआ करता था जयमल। और आप देखो कि जयमल मेड़ता का शासक है, और यहाँ अभियान किया गया सरफुद्दीन के द्वारा। सरफुद्दीन जो है वो यहाँ अभियान करता है, और 1562 के अंदर
मेड़ता को जीत लिया जाता है। ठीक है। फिर 1562 में ही हमने देखा वैवाहिक संबंध हमने बात की दमन में, और हम देखते हैं 1564 में जो अभियान है वो किया जाता है कहाँ का? गोंडवाना का। गोंडवाना का जो अभियान है ये अभियान रहा आसफ खां के नेतृत्व में, और गोंडवाना का जो शासक है वो हुआ करता था वीर नारायण। वीर नारायण उस समय शासक हुआ करता था, और इसकी जो संरक्षिका है, संरक्षिका रही है कौन? दुर्गावती। और दुर्गावती जो है इनके लिए जब हम बात करें तो ये बाघ के शिकार में या शेर के शिकार में ये काफ़ी दक्ष मानी जाती थी। और आसफ खां जो है जब इनके सतीत्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तब दुर्गावती के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। फिर राजपूताने में हम देखते हैं 1567-68 में ही हम अभियान देखते हैं कहाँ का? उदयपुर का। 1567-68 में ही हमने उदयपुर का अभियान देखा, और आप देखो कि ये घटना है जहाँ जो अकबर है वो क्या करता है? धार्मिक कट्टरता भी प्रदर्शित करता है। और हालांकि इसके बाद में वो इस चीज़ के लिए क्या है कि भाई भीतर गिल्टी महसूस करता है, पश्चाताप करता है, लेकिन घटना तो हुई ना। तो अकबर जो है यहाँ धार्मिक कट्टरता जो है वो प्रदर्शित करता है, और बड़े पैमाने पर लोगों की यहाँ हत्या भी करता है। इस समय यहाँ के जो शासक है वो रहे हैं कौन? उदय सिंह। और जब उदयपुर पर आक्रमण किया गया तब आप देखो कि और कोई बात कर लेंगे, अभी हम बात करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें होती है जिनको क्या कि मैं रोक लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक से भटकना मेरे को ठीक नहीं लगता है। टॉपिक के ऊपर रह कर के पढ़ाने में क्या है, आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? परीक्षा पर तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान पर की तैयारी हो ना आप लोगों की, तो बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, कथाएँ होती है जिन पर क्या बात की जा सकती है, लेकिन वहाँ से कभी प्रश्न नहीं आता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? टू द पॉइंट तैयारी करनी चाहिए, और टू द पॉइंट क्या तैयारी करवानी चाहिए। तो उदयपुर में हम देखते हैं कि इसके द्वारा क्या रही है? धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित की गई थी। फिर एक घटना और है 1569 की, आप लोगों को पता होगा 1569 में अभियान रहा है कहाँ का? रणथंभौर का। रणथंभौर का अभियान रहा, और ये जो अभियान है ये अभियान किसके नेतृत्व में? भगवान दास और मान सिंह। भगवान दास और मान सिंह के नेतृत्व में यह अभियान रहा, और यहाँ के शासक थे कौन? सुरजन राय। सुरजन राय हार्डा। सुरजन राय हार्डा यहाँ के शासक थे, और 1569 में ये जो अभियान रहा इसमें सुरजन राय हार्डा पराजित हो जाते हैं, और अपने 2 पुत्रों दंड और भोज को ये अकबर की सेवा में भेज देते हैं। और ये एकमात्र शासक थे जिनको तवारा, एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाने की छूट थी। तो पहले इन्होंने संघर्ष किया, बाद में क्या है? बाद में इनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जो लंबे समय तक जो अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया है वो तो किया है किसने? महाराणा प्रताप ने और मारवाड़ के चंद्रसेन ने। उन दोनों ने कभी भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। एक तो मारवाड़ के चंद्रसेन और मेवाड़ के महाराणा प्रताप। बात करेंगे हम इन दोनों चरित्रों के बारे में भी। तो ये आप देखें कि जो 1569 की जो घटना है, यहाँ अकबर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। तो रणथंभौर जो है वो 1569 में इसके द्वारा जीत लिया गया था। तो ये जो नीति रही है, किसकी नीति है? आपके समझौते और दमन की नीति है। जो समझौता करे वो अच्छी बात, यदि समझौता को नहीं करे तो उनका क्या किया जाए? दमन किया जाए। 1562 मेड़ता, 1564 गोंडवाना, 1567-68 उदयपुर। फिर महाराणा प्रताप जो हैं वो एक अलग एक कथा हो जाती है, एक अलग चरित्र हो जाता है, उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो 1567-68 उदयपुर, और फिर 1569 है उसमें इसका जो आक्रमण है वो कहाँ रहा है? रणथंभौर पर आक्रमण रहा है इसका। तो ये अकबर जो है, अकबर की जो राजपूत पॉलिसी है उसके हम देखते हैं कुछ अंग रहे हैं। ये
एक तो स्वतंत्रता प्रदान करना, और एक और चीज़ देखते हैं हम यहाँ कि जो अकबर की जो राजपूत पॉलिसी है उसमें अकबर की क्या अपेक्षाएं रहती थी, या अकबर जो है वो क्या चाहता क्या था। तो यहाँ यदि हम देखें तो आप देखो अकबर की तरफ से क्या रहता था, राजपूत जो पॉलिसी है उसमें यदि हम देखें तो एक टैक्स, जो भी राज्य अधीनता स्वीकार कर लेते थे या जिनका दमन करके अधीनता स्वीकार करवा दी जाती थी, उनको क्या करना पड़ता था, नियमित रूप से टैक्स देना पड़ता था। कोई सा राज्य हो, चाहे आमेर है, चाहे जैसलमेर है, चाहे रणथंभौर है, सभी क्या करते थे, टैक्स देते थे। दूसरा, उत्तराधिकार। अकबर के समय हम देखते हैं परंपरा शुरू हो जाती है कि राजपूत राज्यों में अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी अब तय करने का जो कार्य है वो कौन करते थे, मुगल करते थे। ये तय करने का जो कार्य है वो कौन कर रहे हैं, मुगल तय करने का कार्य कर रहे हैं कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, साम्राज्य पर जब भी कोई आक्रमण होगा तब क्या दी जाएगी, सैन्य सहायता। सैन्य सहायता इनके द्वारा दी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इन्हें बदले में क्या मिलेंगे, बदले में इन्हें पद वगैरह इनको मिलते थे, ठीक है। तो ये जो बातें हैं इन बातों को अभी आप ध्यान रखोगे। इसी कारण ये जो बात है टोड के द्वारा कही जाती है कि अकबर राजपूतों की स्वतंत्रता का, अकबर राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता था। ये कभी कोटेशन आए आपके, आ सकता है, ये कोटेशन पूछा जा सकता है कि राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता किसे माना जाता है, अकबर को। ये जो बात है, ये बात कही किसने है, टोड के द्वारा ये बात कही है। तो अब आप लोग समझे होंगे कि भाई अकबर की जो राजपूत पॉलिसी है, अकबर की राजपूत पॉलिसी किस प्रकार से रही, और इसका इम्पैक्ट और देख लेते हैं अपने कि भाई इसका प्रभाव क्या रहा है। तो देखो इसके जो प्रभाव हैं, प्रभाव द्विपक्षीय हैं। इसके द्विपक्षीय अर्थात एक तो इसके जो लाभ हैं राजपूतों को क्या रहे, प्रभाव में यदि अपन बात करें तो एक प्रभाव मुगलों के लिए और एक प्रभाव राजपूतों के लिए। तो मुगलों और राजपूतों पर प्रभाव की यदि अपन बात करें, अकबर के समय की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखो कि मुगल जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य ने क्या किया, विस्तार। अब देखो मान सिंह जैसा इनको सेनापति मिलता है जो बिहार को जीतता है, बंगाल को जीतता है, काबुल को जीतता है, तो साम्राज्य का क्या रहा, विस्तार हुआ। साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, साम्राज्य का क्या हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है। विस्तार तो हुआ, उसके साथ साथ साम्राज्य क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। क्यों, क्योंकि आप देखो अच्छे इनको क्या मिले हैं, अधिकारी मिले हैं। आर्थिक स्थिति क्या हुई है, मुगलों की आर्थिक स्थिति मुगलों की मजबूत हुई है। नियमित टैक्स मिला इनको इन राज्यों से, और टैक्स में आप देखो किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही, लोग नियमित रूप से टैक्स दिया करते थे। दूसरा आप देखो कि टोडरमल जैसे जो राजपूत थे उनकी से क्या मिली है, सेवा मिली है। और मुगलों को क्या मिला है, स्थायित्व। जब राजपूतों का सहयोग नहीं था तो आप देखो कि हुमायूं और बाबर कितनी जल्दी जल्दी निपट गए, और आगे चल कर के औरंगजेब के पतन के पीछे भी ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के जो परिवर्तन है वो इसके पतन का क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। तो इन्हें क्या मिला है, स्थायित्व भी इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने क्या की है, मदद की है। तो ये तो प्लस पॉइंट रहे किसके लिए, मुगलों के लिए। अब यदि अपन बात करें राजपूतों में, तो एक आप देखेंगे इनकी जो रियासतें जो थी उनमें क्या रही, शांति स्थापित हो गई, और ये आक्रमण से क्या है, ये आक्रमण से बचे रहे। कभी केंद्रीय जो सत्ता है वो इन पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। इसके कारण इनकी जो रियासतें हैं, इनकी रियासतों का क्या हो गया है, विकास हो गया है। लेकिन दूसरे पक्ष भी थे। अब यदि अपन बात करें माइनस पॉइंट की, तो जो राजपूत थे वो अपनी स्वतंत्रता को क्या है, खो चुके थे।
क्यों? क्योंकि पड़ोसी से यदि संबंध बनाने हैं तब भी आपको अनुमति लेनी होगी किसकी? मुगल शासक की। उत्तराधिकारी जो है वो भी चुनने का अधिकार किसके पास चला गया है? मुगलों के पास चला गया है ना। तो इनकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता इनकी क्या हो गई? समाप्त हो गई। दूसरा, अब देखें कि मुगल दरबार के जो अवगुण थे, मुगल दरबार के जो अवगुण हैं वो भी हम देखते हैं आ जाते हैं कहाँ पर? राजपूत राज्यों में वो अवगुण आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रभाव देखे हमने। तो आज मैंने बात कर ली है अकबर के बारे में, और अगला जो वीडियो है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के समय मुगल राजपूत पॉलिसी किस प्रकार से रही है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।